जी आज हम डिस्कस करेंगे अपने एमडी कैट के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हमारे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से आ सकते हैं उन सब को। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड डैश एंड डैश ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स एंड एनाटमी। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम या तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज़ करे होते हैं या फिर उसकी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेसेस मीन्स कि जो उसके फंक्शंस हैं उनको स्टडी करने के लिए करें। तो स्ट्रक्चर जो है वो हम एनाटमी में स्टडी करते हैं और जो फंक्शंस हैं वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस का नॉलेज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी इज़ फाइलोजेनेटिक्स एंड एनाटमी। फाइलोजेनेटिक्स के लिए भी हमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। यस, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन की स्टडी, एनाटमी मीन्स स्ट्रक्चर की स्टडी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स नहीं हो सकता है। ई ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। Second question is the percentage of carbohydrates in mammalian cell is, ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, it is 4. Option D is correct. Question 3 is percentage of RNA is greater in. RNA की percentage bacterial cell में ज़्यादा होती है as compared to mammalian cell. So option B is correct, bacterial cell. साल्ट्स हमें पता है इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सी भी नहीं हो सकता है, समटाइम्स ऑर्गेनिक समटाइम्स इनऑर्गेनिक, बल्कि हमेशा वो इनऑर्गेनिक ही होते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। डी भी हो सकता है अगर आपको नहीं पता। अच्छा, प्रोसेसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर। एनर्जी रिलीज कब होती है? जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। और वो कौन से होते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट है इट इज़ ऑप्शन ए, एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही होती है। क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, अब हम वन बाय वन इन सब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट ए क्या है? ऑल एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन एक्वस मीडिया। यस, दिस इज करेक्ट। एंजाइम्स एक्वस मीडिया में अपनी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। ऑप्शन बी इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गई है। सी इज फैट्स हेल्प टू मेंटेन सेलुलर मेम्ब्रेन्स। ये हमें पता है सेल मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स या फैट्स होते हैं जो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सी भी करेक्ट हो गई है। डी है ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ई यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट विद। वाटर जब भी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके टेम्परेचर में मिनिमम सा चेंज आता है, लाइट सा चेंज आता है, स्लाइट चेंज या मिनिमम चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम चेंज, ये नहीं हो सकता। ग्रेटर चेंज भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर कांस्टेंट भी नहीं लगता बल्कि मिनिमम चेंज आता है। तो यहाँ पे करेक्ट हम ऑप्शन डी करेंगे, नन इज करेक्ट। Water protects living organisms from thermal changes, sudden thermal changes, sometimes from thermal changes, doesn't protect from thermal changes या none। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो बी है। सडन थर्मल चेंजेस जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं तो वाटर उनसे उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। Evaporation of 4 ml of water from 1 liter will reduce the temperature of remaining 996 ml by। अच्छा, जब भी 1 लीटर में से 2 ml ऑफ वाटर एवेपोरेट होता है तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर रिड्यूस होता है रिमेनिंग का। यहाँ पे 4 ml है तो 2 डिग्री सी टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। The specific heat of vaporization of 1 gram of water is। अगर हम 1 किलोग्राम की बात करते थे तो इट वॉज 574 किलो कैलोरीज, लेकिन 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 574 कैलोरीज। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फाउंड इन डैश एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज। पेरिकार्डियल फ्लूइड, कार्डियल हार्ट में पाया जाता है जो हार्ट को ट्रॉमा या डैमेज से प्रोटेक्ट कराता है। सो ऑप्शन बी हार्ट इज करेक्ट। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सेल आर। सेल के अंदर जो सबसे अबंडेंट होते हैं दे आर प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स हैं। अगर हम जनरली बात करेंगे तो वो वाटर होगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, प्रोटीन्स।
डैश अमाइनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा जी, हमारे पास सेल्स या टिश्यूज में 170 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स 25 होते हैं, जबकि ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी 25। पेप्टाइड बॉन्ड इज सी एन लिंकेज, यस ये ऑप्शन ठीक है। सी एच लिंकेज नहीं होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की जो नेचर होती है इट इज़ लाइक पार्शियल डबल बॉन्ड। ऑप्शन डी है ए प्लस सी, यस ए ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो यहाँ पे हम ए प्लस सी करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 3 अमाइनो एसिड्स इज, 3 अमाइनो एसिड हैं तो उनके दरमियान में 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, सो डाईपेप्टाइड होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डाईपेप्टाइड। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन हमारे पास एक प्रोटीन है जिसकी 2 चेन्स होती हैं, उसमें टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो होते हैं 51। एक चेन में 21, एक दूसरी में 30, तो टोटल है 51 अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Sickle cell anemia occurs due to a change of amino acid in dash chain of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की हमें पता है 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा होती हैं। बीटा चेन में एक पोजीशन पे अगर एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड से रिलीज हो जाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो उसकी वजह से हमारे पास सिकल सेल अनीमिया एक डिजीज़ है वो होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ बी, बीटा चेन। Ionic hydrogen and disulfide linkages are found in प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है प्रोटीन्स का, उसमें ये तीनों लिंकेजेस या बॉन्ड्स पाई जाती हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। सो करेक्ट इज ऑप्शन सी, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, अच्छा प्रोटीन्स की जो अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो 2 टाइप्स होती हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस जो होती है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्लोबुलर जो होती है उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन क्रिस्टलिन, जो भी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं दे आर नॉन क्रिस्टलिन, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए इज एंजाइम्स, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो ये नहीं हो सकता। बी एंटीबॉडीज, ये भी ग्लोबुलर होती हैं, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी इज केराटिन, ये केराटिन फाइब्रस प्रोटीन है, इट इज़ नॉन क्रिस्टलिन, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस वीडियो का पार्ट 2 और बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ भी ईजिली देख सकें। थैंक यू, गुड लक।